दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, या जो भी अभी बीएड कर रहे हैं तथा भविष्य में टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मैं आपको यह बताता हूँ कि मैं लगातार जो सीटेट की तैयारी करें, टेट की तैयारी, उनके लिए लगातार वीडियो बनाऊँगा। और इस क्रम में मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो टॉपिक है उसका जो लूसेंट और अरिहंत के जितने भी प्रश्न हैं और जो भी यानी प्रश्न जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें अभी मैं 1000 प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। और भविष्य में इसमें मैं और जितने भी प्रश्न हैं और जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे जोड़ूंगा, और मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें मेरा साथ दीजिए आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जो सीटेट 2013 में पूछा गया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो आप लोग बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पता होगा आप लोगों को कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत इसे गार्डनर ने दिया था। इसे सर्वप्रथम गार्डनर ने दिया था, और इसमें उन्होंने बताया था कि बुद्धि एक रेखीय ना होकर बहुबुद्धि की तरफ प्रवाहित होता है, जिसमें अलग अलग उन्होंने भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि तथा अन्य बुद्धियों के बारे में उन्होंने विश्लेषण से बताया था। तो यही बहुबुद्धि सिद्धांत जो था उसकी यहाँ पे कौन सा इन विकल्पों में से आलोचना कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विकल्प। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। दूसरा विकल्प देखते हैं, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। या चौथा, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा पहला, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में ही विद्यमान रहती हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है, व्यवहारिक बुद्धि पर भी यह असर करता है। तो यह बिल्कुल इसकी आलोचना करता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के योग्य, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता बनाने में, या शिक्षार्थियों को यह बताने में कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ इसका सही आंसर होगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता बनाने के योग्य बनाती है शिक्षक को। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पनाओं की जो व्यवस्थित प्रस्तुति होती है, संकल्पना मतलब होता है विचार का, जो हमारे मन में विचार होते रहते हैं और एक कल्पना तैयार होती है, उसे ही संकल्पना कहते हैं। तो इसकी जो व्यवस्थित प्रस्तुति होती है वो विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो पहला, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। दूसरा है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तीसरा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। और 4 ऑप्शन है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो विकास के बारे में पढ़ा होगा आप लोग कि विकास हमेशा क्रमिक होता है। 4 देखते हैं हम लोग। तो 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं
जो विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। विकास की जो दर है वो समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया हुआ विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, जो गलत दिया हुआ है। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल नहीं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास पता है आप लोगों को, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। आप लोग कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो हम लोग का एक माइंड सेट होता है, नेगेटिविटी चलते हैं, तो हम लोग उसको ध्यान में कौन नहीं है, तो हम लोग वो नहीं है, तो वो जो नहीं होता है प्रश्न में वो करके चले आते हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। जो बच्चों की विकास का सिद्धांत है उसे समझना शिक्षक की सहायता करता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। जो बच्चों की विकास की सिद्धांत है उसको समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर 4 शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में विकास का सिद्धांत को समझना शिक्षक को सहायता करता है। बिल्कुल 5 का 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है क्रमिक रूप से यह चलता ही रहता है, यह कभी नहीं समाप्त होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निरंतर यह चलता रहता है। तो यह हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव का जो संपूर्ण विकास है वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। हम लोगों ने पढ़ा था बीएड के अपने कोर्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो विकास होता है वो कुछ न कुछ सिद्धांतों पर ही विशेष होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो मानव विकास का जो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो वो कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। आप लोगों ने प्रतिवर्ती कहीं पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा है। निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। अनुक्रमिकता, अभी हम लोग क्रमिकता के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिवर्ता कहीं भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती हैं, इसे बताना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो विकास एवं वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसी पर आधारित होती है निचली कक्षाओं के शिक्षण की खेल पद्धतियाँ। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है?
यह जो उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य? जो शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो उद्देश्य है वो किससे संबंधित है? शिक्षा समाजशास्त्र से, सामाजिक दर्शन से, मीडिया मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से। तो आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि यह शिक्षा मनोविज्ञान से ही संबंधित है। याद रखिए यह सीटेट 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम लोग। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, शिक्षक जो है वो बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो इसमें जो है सभी आंसर सही हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति कैसा है उसे जानकर शिक्षा देता है, बच्चों की आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को भी जानना होता है ताकि बच्चों की जो समस्याएं हैं उसे समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। वो कैसा विज्ञान है? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों पर आधारित, शैक्षिक सिद्धांतों पर, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव व्यवहार का। तो शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है किसका? मानव व्यवहार का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। बोला गया कि शारीरिक विकास की दृष्टि से जो पिछड़े बालक होते हैं वो संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो यह जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर संबंध का सिद्धांत। शारीरिक विकास और बालक का संवेगात्मक और सामाजिक बौद्धिक विकास यह जो है परस्पर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, यह मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक संभव है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक में क्या क्या हो सकता है? बुद्धि हो सकता है, शारीरिक कारण भी हो सकता है और आनुवांशिक गुण तो होता ही है। तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। 15 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? मतलब विकास जो होता है उसको प्रभावित करने वाला बाहरी कारण कौन को? अभी हम लोग देखें आंतरिक कारण में बुद्धि था, आनुवांशिकता था, तो बाह्य कारण भी है उसी तरह। तो बाह्य कारण में क्या क्या हो सकता है? आर्थिक स्थिति बिल्कुल बाहरी कारण हो सकता है, सामाजिक स्थिति या बाहरी सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाओं पर भी अपना जोर नहीं है तो यह भी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन 4 सही होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट हम लोग आगे 16 से देखेंगे 13 तक और लगातार हम 1000 की सीरीज कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि मैं आप लोगों तक नए नए वीडियो पहुंचाता रहूं और आपकी तैयारी में हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों धन्यवाद।